हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइज। तो हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपको क्या कहते हैं सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे वाले सीटेट में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ईवीएस का कि हाथी जो इसमें कथन दिए गए हैं तो इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन से गलत है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हाथी गंदले नहीं गाइस जी, गंदे हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो ये सही है। फिर है कि अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करना या सोना पसंद करते हैं, मतलब ज़्यादातर हाथी होते हैं जो दिन में 10 घंटे सोना पसंद करते हैं, तो ये तो गलत है क्योंकि हाथी इतने नहीं सोते हैं। फिर है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, यानी कि 2 कुंटल के लगभग होता है, तो ये सही है। फिर है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल पत्तियां या झाड़ियां खा जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहला, तीसरा, चौथा सही है और जो हमारा दूसरा है ये गलत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुने, यानी कि मधुबनी जो चित्रकला है उससे संबंधित जो कथन सही है उसे हमें देखना है और बताना है, सही आंसर बताना है। तो इसमें है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, तो सही है क्योंकि इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाई जाते हैं, तो ये भी सही है। फिर है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है, तो ये भी सही है। फिर है कि मधुबनी राजस्थान का प्रति प्रसिद्ध जिला है, तो गलत, ये आंसर इसका चौथा गलत है। बाकी का हमारा ए, बी, सी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, चौथा आंसर इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर क्या कहते हैं घोंसला कौन बनाता है, तो वो कौवा बनाता है। और सबसे ऊंचे पेड़ पर, यानी कि अगर पूछे कि पेड़ की ऊंची डाल पर कौन बनाता है तो कौवा, और सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन बनाता है तो चील हुए, बाज हुए, तो ये जो होते हैं ये सबसे ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। और लेकिन जो पेड़ की ऊंची डाल पर तो कौवा बनाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है, यानी कि इनमें से वह गांव कौन सा है जहां पर पोचमपल्ली नाम का एक गांव भी है और वहां पर प्रसिद्ध इसी कपड़े की, पोचमपल्ली के कपड़े की क्या कहते हैं कपड़े बनाए जाते हैं और उस डिज़ाइन को भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है। तो वो कौन सा है गाइस, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या है इसका आंसर, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। क्या है क्वेश्चन की जो रेगिस्तानी ओक होता है उसके बारे में सही कथन चुनना है, तो इसमें जो आंसर सही होंगे हम वो देखेंगे। तो इसमें पहला है कि ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो सही है क्योंकि ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी रहती हैं, तो ये गलत है, इसकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती हैं। फिर है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जहाँ तक पानी ना मिल जाए, तो ये भी सही है। फिर है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। क्या है इसका आंसर, ए, सी, डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए, तो अबू धाबी के कथन में चुनना है। तो इसमें पहला है कि यह रेगिस्तानी इलाके में है, तो सही बात है क्योंकि अबू धाबी में बहुत ज़्यादा रेगिस्तान पाया जाता है। फिर है कि अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, तो हाँ सही है क्योंकि वहाँ पानी की कमी है लेकिन पेट्रोल की खदानें वहाँ पर, तो ये भी सही है। फिर है कि यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, तो ये भी सही है कि वहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। दूसरा है कि अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दीनार कहते हैं, तो नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 की ए, बी, सी इसका आंसर सही है, चौथा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को किन रंगों में देखते हैं, यानी कि जो कुछ जानवर होते हैं जिन्हें रात में दिखाई देता है, जैसे कि हम किसी और को नहीं, हम बिल्ली को देखते हैं जो बिल्ली को रात में दिखाई देता है, तो इन्हें जो वो दिखाई देता है वो किस कलर में दिखाई देता है, तो गाइस इन्हें काला और सफ़ेद रंग में दिखाई देता है, कि नहीं, काला और रंग सफ़ेद में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे चित्र में 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 1 व 2 में दोनों जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय का छायांकित भाग से दिखाया गया है। तो गाइस इसमें चित्र तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर हम देखते हैं कि एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन को चुनिए।
तो इसमें चित्र नहीं है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि x 4 घंटे सोता है जबकि y 18 घंटे सोता है। ये आपको पेपर में आपको इसका चित्र जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ इसका चित्र PDF में नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि मृत सागर क्या है। जो मृत सागर है वो कैसा सागर है, तो इस सागर की विशेषता है कि इसमें बाकी के जितने भी महासागर हैं उन सबसे ज़्यादा नमकीन है, तो इसीलिए इसे मृत सागर भी कहते हैं। और गाइस यहाँ की एक खास विशेषता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। क्या? कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। हम लोग भी अगर उस महासागर में जाएंगे तो तैरने लगेंगे, तो यहाँ कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में इसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछनीय जानकारी दी जा सकती है। तो इनमें से कौन सा है जो एकदम सही होगा कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, या फिर विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजनों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करना और उनकी व्याख्या करना, या फिर पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना, या फिर किसी बाहरी भोजन वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके कि विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना। तो इसमें से गाइस सबसे ज़्यादा सटीक होगा कि जो बच्चे हैं उनसे कहें कि अपने अपने घर से खाना बनवा के लाएं अलग अलग तरीके का, तो क्या कहते हैं उससे उनकी संस्कृति का भी पता चलेगा कि किस बच्चे घर पे क्या बनता है विशेष है, और उनकी जो सूचनाएं होंगी वो सूचनाएं बच्चे एक दूसरे को देंगे कि ये वाला जो खाना है वो हमारे इस त्योहार पर बनता है और ऐसे। तो ये सबसे अच्छा इसका ऑप्शन माना जाएगा, पहला। ठीक है गाइस, तो ये इसका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो पहला है कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी दूषित नदी को दिखाना, या फिर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाना, या विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, या किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण दिलवाना। तो इसमें सबसे अच्छा होगा समूह परियोजना। जो जब बच्चे एक दूसरे के साथ करके सीखते हैं तो वो उनका ज्ञान आत्मसात हो जाता है गाइस। तो ये सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या है? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नेहा कक्षा 5 के EVS विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। किस तकनीक का? मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो पहला है कि हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, दूसरा गृह कार्य का मूल्यांकन, फिर एक परियोजना का मूल्यांकन, फिर है कि मौखिक परीक्षा नीचे दी गई तकनीकों का उपयोग युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक हस्त सिद्ध क्रियाकलाप जो बच्चे हाथ से करके सीखते हैं, और एक मौखिक परीक्षा जो नीचे तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और चौथा। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या है? पहला और चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। हम EVS का कोई कार्य देते हैं बच्चों को तो वो गृह कार्य को किस पर केंद्रित होना चाहिए? मास्टरी लर्निंग पर, या पुनरावृत्ति और पुनर्बलीकरण पर, या विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर, या फिर समय का सदुपयोग के लिए। तो गाइस हमें विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजनाओं का कैसे करके मुख्य केंद्रित होना चाहिए, ताकि वो घर पर वो होमवर्क करें तो वो बोर ना हो बच्चा, उन्हें उत्तेजित और क्या कहते हैं उत्साहित होकर वो काम को कंप्लीट करे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए आप प्रासंगिक है? तो इनमें से कौन सा है जो अप्रासंगिक है? तो पहला है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, या फिर प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, या बिना पूछे सूचित किए कहीं न जाना, या अपने साथ पेन और नोटपैड लेकर आना। तो इनमें से कौन सी योजना सबसे बढ़िया रहेगी विज्ञान केंद्र के अनुसार? तो बिना पूछे कहीं नहीं जाना, या फिर तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी है जो एकदम सही नहीं है और जो सही है। तो पेन और नोटपैड लेके आना ये सही है, और बिना सूचना के कहीं और नहीं जाना तो ये भी सही है, और विषय के बारे में प्रश्न भी पूछना तो ये भी सही, लेकिन अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना ये अप्रासंगिक लक्ष्य है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में होना चाहिए।
तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, या पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, या संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता करना, या पंथों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो इसका आंसर होगा कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, अपने आसपास कुछ ना कुछ अपनी नई चीज़ों को खोजना, ये ईवीएस की प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी पाठ्यचर्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। तो कविताएं और कहानियां क्यों सम्मिलित की जाती हैं? विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करने के लिए, तो हाँ, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करने के लिए, या फिर मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, या विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रसता में परिवर्तन के लिए। तो इसका सही और सटीक आंसर रहेगा, सम्मिलित करने का कारण क्या होता है कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया गया। तो इसमें से कौन सा आंसर है जो सही होगा? तो पहला है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, या फिर यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करना, या विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके सुवेब बुक बनाने के लिए कहना, या विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो इनमें से सही सबसे अच्छा क्या रहेगा? तो सबसे अच्छा रहेगा कि उन विद्यार्थियों से बोलना कि उन्होंने यात्रा में जो जो चीज़ें उपयोग की थी उन साधनों के अपने अपने अनुभवों को बताइए। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा जिसमें बच्चे एकदम केंद्रित और क्या कहते हैं उत्साहित और बढ़िया तरीके से आंसर देंगे, भागीदारी होंगे। ठीक है गाइस, तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है, बाकियों के हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? तो इन पर बच्चों को सोचने पर डाला है, तो उन्हें समझने और कल्पना और विचार कुशलता को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने की विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। तो ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ईवीएस की कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि जब हम ईवीएस की कोई क्लास ले रहे हैं उसमें हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं, तो वो उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किस लिए होता है? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ये विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए। तो गाइस, जो हम प्रश्न पूछते हैं वो पूछते हैं शिक्षार्थियों के सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। जब हम पूछते हैं ये कैसे हुआ, तो वो अपनी जिज्ञासाओं को उत्पन्न होता है कि हाँ ये कैसे हुआ होगा। तो इस तरीके से उनके हम सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है गाइस? कि अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, या विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, या कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, या स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सटीक आंसर क्या होगा गाइस? तो इसमें से सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होगा कि जो कक्षा में जो पढ़ाई की जा रही है उन्हें शिक्षार्थियों के विद्यालय के से बाहर के जीवन से संबंधित करके उन्हें पढ़ाना, ताकि वो बाहर के जीवन को भी समझ सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा क्रियाकलाप है जो गाइस उपयुक्त नहीं है? तो पहला है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण करना, जो बच्चों को बोलना कि तुम लकड़ियों के लट्ठों को उनका इकट्ठा करो। तो ये इसका आंसर गलत है। ठीक है गाइस, बाकी का तो हमारे सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, या विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, या अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, या जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका आंसर होगा कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। जब वो सक्रिय भाग लेते हैं तो वो उसमें रुचि दिखाते हैं और रुचि से उनका ज्ञान भी बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है गाइस? तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पढ़ाई के विषयों की संख्याओं को कम करना या शिक्षार्थियों को पर्यावरण की संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, या फिर विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, या विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना। तो इसका सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य होगा कि विद्यार्थियों को पर्यावरण से संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो इनमें से कौन सा है जो अधिक प्रभावी अधिगम होगा? कि संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, या संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म बनाना, या संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना, या विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो इसका आंसर क्या होगा? कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ठीक है गाइस, क्योंकि वो समूह परियोजना जो होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सक्रिय होकर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझते हैं और सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल नहीं मिलता है और वो अच्छे से समझ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे पास सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। तो वह छात्रा कहाँ का हो सकता है? तो आपको ये याद रखना है, इस क्वेश्चन को कैसे भी वो घुमा के पूछ सकते हैं और ये सीटेट में बहुत बार ही पूछा गया है कि लिंग हु फेन कहाँ के लोगों का पसंदीदा भोज्य पदार्थ है। तो ये कहाँ का है? तो ये है हांगकांग का। कहाँ पर? हांगकांग का। तो ये छात्र कहाँ का हो सकता है? हांगकांग का। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहला है कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर उभार कर लिखा जाता है। तो सही है। दूसरा है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। तो नहीं है, ये जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। तीसरा है कि बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। तो सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, या जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं, या फिर जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, या जिन जानवरों के बाहर कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है गाइस? तो इनमें से सही है कि पहला, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। तो ये सही है। फिर है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तो पहला और दूसरा जो है वो सही है और बाकी के गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। तो पहला है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का होता है। यह लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यह मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कौन सा? नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इनमें से कौन सा कथन गाइस सही है? कि केवल पहला और चौथा सही है कि मधुमक्खी पालन करने का जनवरी से। तो नहीं। फिर है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो सही है। और ये तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि ये दूसरा, तीसरा, चौथा ही इसका सही आंसर है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की दिनांक, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय और स्टेशन छोड़ने का समय, गांधी धाम से दूरी, ये सब लिखा है। तो पहला है कि वह अहमदाबाद से इतने पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी कितनी? तो 2338 किलोमीटर, या इस दूरी पर रेलगाड़ी इतने। तो गाइस इसे आप सॉल्व करके और ध्यान से देखकर इसका आंसर बताइएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, इसका आंसर रहेगा ACD। जो ACD जो होगा वो सही होगा। बाकी का आप इसे सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? तो पहला है कि टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय के हिसाब से, या डिब्बे का नंबर, वर्थ का नंबर और किराए से, या यात्रा करने वालों के नाम, आयु, लिंग से, या ट्रेन का नंबर का नाम और स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी और अंतिम स्टेशन पर, या अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो हम किससे उसकी आरक्षित रेल टिकट किससे प्राप्त कर सकते हैं गाइस? तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं कि इसका नंबर भी D इसमें होगा, और यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग ये भी प्राप्त हम कर सकते हैं। डिब्बे का नंबर, अर्थ नंबर, किराया ये भी हम पता कर सकते हैं। तारीख, समय, शुरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ABCD।
क्या क्या हो जाएंगे, ABCD। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और मेरी वीडियो के जो क्वेश्चन हैं गाइस वो आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है ये इसका टारगेट अभी तो मैंने क्या कहते हैं सीटेट के लिए रखा है, क्योंकि सीटेट जो आपका होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आपको समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइज़।